नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, अब तो पहलगाम आतंकवादी हमले पर एनआईए ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है। सीधे-सीधे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के नामों का खुलासा कर दिया है। अब तो दुनिया के वो देश जिनको लगता था कि पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं है, उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे इस जांच पड़ताल और इस चार्जशीट के बाद। बिल्कुल हो जाएँगे और हमें तो पहले दिन से शक नहीं था क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर में इनसे डील करते आए हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं आतंकवादी हमला नहीं है। ये बिल्कुल इसमें चार्जशीट में साजिद जाट जो था, जो मेन हैंडलर था पाकिस्तान की तरफ से, लश्कर की तरफ से, और इसमें लश्कर-ए-तोयबा और ये जो टीआरएफ जिसको बोलते हैं, जो उनका लोकल फ्रंट टाइप बनाया हुआ है, मतलब दूसरा नाम है उसका, वो उनका स्पेसिफिकली नाम उन्हीं की कंस्पिरेसी, और उनका हैंडलर था साजिद जट। ये वहां से प्लान सारा करके और उसी के कहने पर उसकी सारी डिटेल, सारा कुछ उसी पर ये सारा अटैक था, ये प्लान किया गया, इसको एग्जीक्यूट किया गया। और इसमें 7 लोगों का स्पेसिफिकली मेंशन है। एक साजिद जट की कंस्पिरेसी, जो लश्कर का वहाँ हेडक्वार्टर से ये चलाता था, हैंडलर था। और ये जो 3 जो मारे गए थे ना, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी, ये जो 3, वो ऑपरेशन महादेव जो आर्मी और जेएन के पुलिस ने मिलकर, सीआरपी ने मिलकर किया। आपको याद होगा डाचीगाम जो जंगल है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, वहां ये मारे गए थे। एक इन्होंने पहाड़ी के ऊपर वो बनाया हुआ था, एक तंबू लगाया हुआ था, एक उसका पॉलीथीन का, उसमें ये रहते थे। और इनको वहां उम्मीद नहीं थी कि वहां पुलिस और फौज आ सकती, क्योंकि वो, अगर आप देखें, वो ऐसे ऑलमोस्ट 90 डिग्री हाइट है, ऐसे ऐसे पहाड़ है वो, और ऊपर बर्फ गिरी हुई, तो ऐसा पहाड़ है वहां, अगर आप नीचे से चलोगे तो दूर से दिखेगा। मतलब उसका, वो ऐसी जगह इन्होंने चुनी थी कि चारों तरफ से कोई भी मूवमेंट होगी तो दिखेगा। हाँ, ऊपर, लेकिन हमारे लोगों ने ऊपर से इनको लपटा। वो बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था ये। वो इनको उम्मीद ही नहीं थी। वहां बैठ के सारी वैली देख रहे थे। इसी को महादेव हिल बोलते हैं, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम महादेव ऑपरेशन रखा गया। तो ये बड़ी माइन्यूटली इसको पहले आइडेंटिफाई किया कि ये वो लोग हैं, फिर इनको कंफर्म किया, क्योंकि गलत आदमी भी नहीं मरना चाहिए। कंफर्म करवाया, किसी वो किस तरह से कराया वो बोलने वाली बात नहीं है, चाहे उसमें कैसे किया, क्योंकि वहां आदमी तो जा नहीं सकता था। ड्रोन से किया, मैं उसकी बात नहीं, किससे किया मुझे नहीं मालूम, वो करने वाले जानती है टीम। लेकिन पहले कंफर्म किया यही 3 लोग हैं, तो वो सारा पूरी तरह कंफर्म, 101% कंफर्म करने के बाद फिर ये ऑपरेशन प्लान किया गया और इसको ऑब्जर्व किया गया हफ्ता एक। मतलब बहुत टाइम लिया गया इसको पूरा ऑब्जर्व करके, फिर कि ये मूवमेंट है, हो रही है, कौन लोग हैं ये, कहाँ है ये, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, इनको खाना कौन देता है, सारा ये बहुत पेशेंस का काम है, ऐसे नहीं है। कोई अनाड़ी आदमी हो तो सीधा जाके अपने आप को मरवा देगा। तो आप बताइए, ऐसा पहाड़ हो, आप ऊपर चढ़ोगे, पत्थर से मार देगा वो, आप चढ़ नहीं सकते। आपको इस तरह से इन्होंने इनको काबू में लिया। तो ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था। इनफैक्ट ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने अमरनाथ, उन दिनों अमरनाथ यात्रा शायद अमरनाथ यात्रा थी या क्या थी, इन्होंने अटैक करना था उसको, जो श्रीनगर से गुजरती है ना, उस पर अटैक करना था। उसके बाद इन्होंने भाग जाना था, क्योंकि इनको पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इनको एक्सफिल्ट्रेट कर देता, अपने अंदर वापस ले जाता, तो आप प्रूव कैसे करते। बिल्कुल। ये बहुत वाइटल सबूत था, तो इसलिए जरूरी था ये पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि इनको मारना, जिंदा पकड़ना या मारना बहुत जरूरी। जिंदा तो हाथ आते नहीं, मारना बहुत जरूरी, ताकि सबूत रहे ना। हाउ डू यू, बिकॉज पाकिस्तान तो एकदम डिनाई कर देगा, वो तो हर ऑपरेशन कहता है जी हम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारे इनको नेम किया गया, और बड़ा 1400 पता नहीं 90 पेजेस की चार्ज, 96 पेजेस की चार्जशीट है।
बहुत लंबी चार्जशीट है और उसमें नेल किया है किस तरह से कंस्पिरेसी की गई लश्कर तोयबा और उसका जो फ्रंट है टीआरएफ। ये टीआरएफ, और ये सारा इसमें पाकिस्तान से एस्टैब्लिश किया है लिंक, जो बहुत सबसे अहम मुद्दा था, क्योंकि ये पाकिस्तान से ही प्लानिंग हुई है, पाकिस्तान से ही एग्जीक्यूट हुआ है, और ये इस नीयत से किया गया। अगर आपको याद होगा, मुल्ला मुनीर ने स्पीच, भड़काऊ स्पीच दी थी कुछ 4-5 दिन पहले से, और फिर इसीलिए इन सब को धर्म पूछ कर मारा गया। 25-26 जो भी मारे थे वहां पर, उनका धर्म पूछा गया, उनकी कईयों की तो पैंट उतार के वो चेक किया गया कि वो खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो आइडेंटिफाई हुए उन्हीं को मारा, और एक तो खैर लोकल मारा गया था। तो ये टोटल 26-27 लोग जो वहां मारे गए, तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। और अगर आपको याद होगा, कल जो हादसा सिडनी में हुआ है, वो वहां बीच में, तो वो भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया है। और इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखिए, वो भी एक कम्युनिटी, वो एंटी सेमिटिज्म जिसको बोलते हैं, और यहाँ एंटी सनातन बोलते हैं, ये दोनों, वहां भी कम्युनिटी को टारगेट किया, यहाँ भी कम्युनिटी, तो एक सिमिलैरिटी है। दूसरा, वो भी पाकिस्तानी थे, वो दोनों बाप बेटा निकले, हार्बर पे अटैक हुआ तो वो भी दोनों पाकिस्तानी थे, और ये भी पाकिस्तानी थे, वो भी पाकिस्तान की शय पर आईएसआई का और वो सारा रोल था। यहां भी कल वाले हादसे में भी पाकिस्तानी का रोल था। अब देखिए किस तरह से आईएसआई इस सारे कुछ करवाती है। और अगर आपको याद होगा, कुछ मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, शायद आपके बोला था कहीं और, पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने हमास के सीनियर टेररिस्टों को पाकिस्तान और पीओके में लाया। एक कोई पहलगाम हमले से थोड़ी देर पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात, और ये न्यूज में था, सोशल मीडिया में था, लाया, क्योंकि आजकल छुपता कुछ नहीं है। और उन्होंने इंटरेक्ट किया लश्कर और जैश के टेररिस्टों से उधर पीओके में और पीओजेके में, और वो जो वहां हुआ उसके बाद पहलगाम हुआ। तो हमास, अब देखिए, हमास, पाकिस्तान, इजराइलीज और यहां पहलगाम, ये लिंक निकलता ना, है ना, क्योंकि हमास इज एंटी ज़ायनिस्ट। तो ये सारा, ये बेसिकली सबके पीछे एक आइडियोलॉजी है, वो आप जानती हैं, दुनिया जानती है। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के साथ पहलगाम आतंकवादी जो घटना, उसका लिंक जोड़ना कि पाकिस्तान ने करवाया, बहुत अहम था ये। और जाहिर सी बात है, बहुत मशक्कत भी एनआईए को करनी पड़ी होगी, तभी अभी उन्होंने 45 दिन का और समय मांगा है। कुछ और पॉइंट्स वो रखने वाले हैं इस मामले में चार्जशीट के साथ? जी, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है, तो इसलिए उनको और टाइम मांगा है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान का रोल हमें तो पहले दिन से पता था, लेकिन दुनिया को यकीन दिलाने के लिए आपने देखा किस तरह से, जिस तरह होम मिनिस्टर साहब बता रहे थे, आपने सुना होगा उनको पार्लियामेंट में, कि इसमें फोरेंसिक एविडेंस के साथ प्रूव किया, क्योंकि जो गन उनसे रिकवर हुई थी, जो तीनों मारे गए, और ये जो खोखे मिले थे, उसमें जब उनका वो किया जाता है एग्जामिनेशन, वो मैच करता है, वो बता देता है कि इसी गन से ये फायर हुआ है। तो फोरेंसिक एविडेंस के साथ फिर इनका डीएनए मिलाया गया। तो वो हर चीज पूरा साइंटिफिक तरीके से किया गया, कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं। हाँ, ओरल एविडेंस तो थी ही थी, वो तो जिसने पहचाना कि ये तीनों वही पाकिस्तानी है जिनको मैंने खाना दिया, जिनको मैंने ये दिया, पनाह दी, ये वो भी, उनसे भी पहचान करवाई। तो ओरल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, तो उसके साथ फिर इनसे जो रिकवरी हुई वो भी सारी रखी है, जो इनसे पाकिस्तान से लाए हुए चॉकलेट मिले, पाकिस्तान से लाया हुआ आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड था, जो इलेक्शन कार्ड था, आई कार्ड था, वो था। तो ये सारा एस्टैब्लिश करता ना, तो ये सारा प्रूफ करना बहुत जरूरी था, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो डिनाई करता है, और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को पता नहीं है, मैं यहाँ आपके दर्शकों को क्लियर बताना चाहता हूँ, मुंबई अटैक अमेरिका को सब पता था, उन्होंने ही हमसे शेयर किया बहुत सारी इंटेलिजेंस,
मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस वक्त वो मुद्दा नहीं है। तो अमेरिका की CIA और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको सब पता होता है, लेकिन वो बहुत उनको सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीजें वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं। तो वरना आप देखिए, ये सब जानते हुए भी मुल्ला मुनीर जैसे आदमी को, जिसको नॉर्मली जो टेररिज्म फैलाता है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान में लिंक निकलते हैं टेररिज्म के, जहां भी टेरर इंसिडेंट होता है दुनिया में, लंदन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, तो हर जगह तो उसी का लिंक, मुंबई में पठानकोट, आप नाम लीजिए ना किस टेरर, उसका लिंकेज पाकिस्तान निकलता है। तो जिस तरह से उन्होंने रेडिकलाइज कर दी है पूरी सोसाइटी, तो नेचुरली निकलेगा। तो अमेरिका उसके बावजूद पाकिस्तान को किस तरह से ग्रे लिस्ट से निकाला, ब्लैक लिस्ट हुए थे, ग्रे लिस्ट से निकाला, फिर IMF का वो जो इंस्टॉलमेंट थी 24वीं या 25वीं, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, हम तो गिनती भी भूल चुके हैं क्योंकि बैंकरप्ट कंट्री है, तो उसको इंस्टॉलमेंट भी दिलाई, पता नहीं 3 करोड़ या 6 करोड़। और किस तरह से अभी $600 मिलियन वो दिए F-16 का अपग्रेडेशन के लिए। जब भी आप पैसा दे रहे हो, समझो हमला, आतंकी हमला हुआ, तो ये अमेरिका को पता नहीं है क्या? तो मैंने आज, आप मेरा ट्वीट देखिए, मैंने उसमें लिखा है कि वेस्ट को खास तौर पर एंड पर्टिकुलरली USA, जब जब उन्होंने इनकी IMF की इंस्टॉलमेंट रिलीज करवाई या इनको F-16 का अपग्रेडेशन के लिए हजारों मिलियन डॉलर दिए, उसका मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया में नहीं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आतंकी हमला होना है। तो पाकिस्तान को जब आप इस तरह की शह दोगे, जिस आर्मी जनरल जो हु कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान, उसको तो अमेरिका में जाने का वीजा नहीं मिलना चाहिए और अमेरिका में लैंड करे उसको अरेस्ट कर देना चाहिए। उनका FBI का एक सीनियर अफसर कहता था मुझे, वो कह रहा था वैद साहब, ये अगर नॉर्मल कोर्स में अगर USA में लैंड करे, आसिम मुनीर शुड बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। ऐसे आदमी को हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुलाते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या करिए, फिर उनको आप हथियार भी देते हो, पैसे भी देते हो, तो इनडायरेक्टली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर फिंगरिंग, मतलब इनके थ्रू इंडिया को फिंगरिंग करवा रहे हो। तो वेस्ट को ये याद रखना चाहिए, ये जब जब ऐसा करेंगे उसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। आज देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो हुआ है, कल इंग्लैंड में होगा, परसों कहीं और होगा, और US से भी दूर नहीं है, ये बात याद रखिए। सर आप ये देखिए कि जो सिडनी में हुआ, वो जो दोनों बाप बेटा हैं, वो जो बाप है वो तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है, लाहौर से ताल्लुक रखता है, और फिर उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि पढ़ाई के लिए कोई वीजा लेकर आया था, बाद में शादी कर लिया ऑस्ट्रेलिया में तो वहां की नागरिकता मिल गई। लेकिन उनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है, बाप बेटे के बारे में, कि अक्टूबर महीने में इसी साल ये दोनों पाकिस्तान आए थे और मुल्ला मुनीर से इनकी मुलाकात भी हुई थी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं सर। जब ऐसी खबरें आती हैं सर तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। जी, सोशल मीडिया में मैंने भी देखा, अब वो वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन यस, सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है कि इन्होंने 3 बार पाकिस्तान विजिट किया पिछले 1 साल में या 1.5 साल में, और उसमें लास्ट जो आप कह रही हैं वो विजिट था जिसमें ये वहाँ आसिम मुनीर और बड़े सीनियर ISI के लोगों को भी मिले हैं। तो क्या ये दिखता नहीं इनको? मुझे लगता है वर्ल्ड जितनी भी पावर्स हैं उनको ये सब पैनी नजर रखनी चाहिए आप, और इनको अपने आप में ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि टेररिज्म के मुद्दे पे हम सबको एक होना चाहिए, वो बार बार कहते हैं। अगर आप सुने मोदी जी को, अनफॉर्चुनेटली UN ने आज तक टेररिज्म डिफाइन नहीं किया। मेरा टेररिस्ट आपका फ्रीडम फाइटर है, तो ऐसे तो सोल्यूशन नहीं होगी। उसको हमें एक एक कॉमन ग्राउंड में आना है कि टेररिज्म क्या है। तो टेररिज्म वो है जो आम शहरी को टेरराइज करे, चाहे वो किसी भी नाम से करे। तो इस तरह का जो करता है
उसको डिफाइन करें प्रॉपरली। और जो पाकिस्तान जो दुनिया का एक टेरर हब है, सारे टेरर दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसका अल्टीमेटली लिंक पाकिस्तान से क्यों जुड़ता है? चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई भी हो, आप कहीं का भी ले लीजिए। आप इंडिया में तो सारे ही वहीं से आए टेरर इंसिडेंट, लेकिन आप दुनिया के बाकी हिस्सों में देखिए, इंग्लैंड की लंदन बॉम्बिंग, अमेरिका के इंसिडेंट, यूरोप में देख लीजिए, कहीं भी लीजिए आप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर, लिंक पाकिस्तान से निकलता है। तो सारी दुनिया को पाकिस्तान को जो कि पहले किया जा रहा था ब्लैक लिस्ट करके इसको पूरी तरह पनिटिव करना, अनलेस इट चेंजेस इट्स पॉलिसी। पूरी सोसाइटी को आपने रेडिकलाइज करके रखा। द ओनली थिंग यू प्रोड्यूस इज टेररिस्ट एंड बाय गिविंग आर्म्स एंड money to Pakistan, you are actually promoting, encouraging them to do terrorism। तो मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया को इस मुद्दे पे इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो डेंजरस आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह, जो पहलगाम में भी वही आइडियोलॉजी थी, जो पुलवामा में भी वही आइडियोलॉजी थी, मुंबई अटैक, 9/11, अब ऑस्ट्रेलिया, अब इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, इससे पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसको रोकने के लिए जो जो कदम उठाने जरूरी हैं, सबकी सहमति से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर लेकिन यही वेस्टर्न कंट्रीज है ना, पूरा यूरोप है, जिन्होंने इनके लिए दरवाजे खोले थे, इनका खुले हाथों से वेलकम किया था, आज खामियाजा भुगत रहे हैं ना। इमिग्रेशन को लेकर कोई ना कोई सख्त पॉलिसी पोलैंड की तरह तो बनानी पड़ेगी ना आपको। आप अगर सपोलो को अपने घर में पना देंगे तो आपको क्या वो काटेंगे नहीं? काट रहे हैं ना आप। तो सर जब यहूदियों को टारगेट बना रहे हैं ये, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है इजराइल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ? इजराइल ने पहले भी अंजू जी इनको वार्निंग दी, अगर आपको याद होगा। और नेतन्याहू, जहां तक मैं उनको जानता हूं, आईडीएफ और नेतन्याहू जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। अगर जो वो ढूंढ रहे हैं लिंकेजेस, अगर वो सारे एस्टेब्लिश हो गए, और अब तो हो ही गए कि पाकिस्तान से आए थे, और ये अगर एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की शय थी, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान इज टारगेटेड बाय इजराइल। इजराइल छोड़ने वाला नहीं, वो कंट्री नहीं है जो सुनने वाला है। वो आपने देख लिया, उसने डिमोलिश कर दिया, हमास, हुजी, हूती सब उड़ा दी, हिजबुल्ला और ईरान। बताइए, जो जो उसके खिलाफ दुश्मन थे, सीरिया, किसको छोड़ा? तो वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़े। इसमें सबको साथ देना चाहिए उनका। बिल्कुल सर, आतंकवाद गुड और बैड तो होता नहीं है। उसको तो पीएम मोदी ने, अभी जब पुतिन साहब आए थे हमारे देश में, तब भी उन्होंने कहा था मानवता के खिलाफ ये बहुत बड़ा अत्याचार है, ये इसके साथ, इसके खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए। लेकिन सर आपको लगता है यूरोपियन कंट्रीज जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सिडनी में, उससे कोई सबक लेंगी? ये फाइव आइज वाले कंट्री है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, अमेरिका, सर इनको कुछ समझ में आया होगा कि जो कुछ हुआ है ये और भी हो सकता है, और भी खतरनाक हो सकता है, अगर अभी भी ये लोग नहीं संभले, अभी भी पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट नीति लेकर चलते रहे तो? मुझे अंजू जी बहुत अफसोस से कहना पड़ता कि मुझे नहीं लगता ये सुधरेंगे। इन्होंने ये पहली बार नहीं देखा, और ये जो फाइव आइज वाली कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर सफरर्स, लेकिन दे हैव नॉट लर्न लेसन। और इसमें तो मैं बाकी के भी ऐड करूंगा, फ्रांस और जर्मनी और ये सारे जो कंट्रीज हैं। पोलैंड जैसी पॉलिसी जब तक नहीं बनाओगे, या वो जो गिल्ड बिल्डर्स हैं क्या, तो ये अनलेस इस तरह की पॉलिसीज आप फॉलो करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। आपको इसके खिलाफ एकजुट होकर एक स्ट्रांग पॉलिसी लानी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, भारत को भी, हालांकि भारत बहुत विशाल देश है और बहुत बड़ा, और आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स का मॉड्यूल निकला, इस तरह से कितने मॉड्यूल हैं भारत में, आप कोई जानता है? मेरा तो ये मानना है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन बड़े स्केल पर भारत में हो रही है। और ऑफलाइन तो आप जानते हैं मदरसाज, और मेरे ख्याल भारत में तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन लाखों में मदरसाज। आज़ादी के वक्त कोई कहते हैं 400 कुछ मदरसे थे, आज शायद लाखों में है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम।
आप नेट पे आप चेक कर सकते हैं, बट लाखों में है, 2-3 लाख से कम नहीं है। और कश्मीर में तो है ही है, और मैंने देखा है किस तरह की एजुकेशन वहाँ दी जा रही है। अगर रिलीजियस एजुकेशन सिर्फ होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। भारत ऐसा देश नहीं है कि कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे सनातन तो सदियों से को एग्जिस्ट करता रहा है, हर एक के साथ, इस्लाम के साथ भी, सभी के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आप सोशल मीडिया में देखती हैं किस तरह का नफरत पढ़ाई जाती है अपने देश के लोगों के, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अपनी संस्कृति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ। तो जब आप, और कितने वो करोड़ों बच्चे हुए, अगर लाखों मदरसे हैं तो बच्चे, एक एक मदरसे में हजार हजार बच्चा है, कितने हुए, करोड़ों हुए ना। तो करोड़ों में बच्चे निकलेंगे, या लाखों में भी लगाओ, जो इस तरह की नफरत दिल में लेके जाए। इसीलिए आप देखते हैं जहां भी कोई जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी क्यों होती है। आपने कभी सुना कि मुस्लिम्स का जुलूस निकल रहा और हिंदू मंदिर के सामने से निकले, उल्टी आरती ही करेंगे उनकी, या फूल डालेंगे, कोई पत्थर मारता है क्या? कभी एक एग्जांपल दे देना मुझे, कहीं एक एग्जांपल दे देना। लेकिन उल्टा होता है। आप रामायण की जुलूस निकालिए, आप माता का जुलूस निकालिए, हनुमान जी के जन्मदिन पे निकालिए, गणेश जी के जन्म, आप देखिए पत्थर, आप मस्जिद से सामने से निकलिए, इनवेरिएबली पत्थरबाजी होती है। मैं नहीं कहता सारे मुस्लिम बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही सनातनियों से फोर्सिबली कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन ये मानना है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बर्दाश्त नहीं करते और इसको अन इस्लामिक मानते हैं और आप पर हमला करते हैं मूर्ति पे। तो ये भारत जैसे देश में रह के करते हैं। सर, सिडनी में जब वो हमलावर गोलियां चला रहा था आतंकवादी, तो जिसने बचाया था वो भी मुसलमान था, जिसने ओवरटेक किया उसको, उसकी गन यस, लेकर उसको शूट भी किया, यस। वो भी मुसलमान था। लेकिन सर, जिस तरह से वो गन चला रहा था, आपको लगता है एक आम आदमी चला सकता है? उसको तो नहीं, ट्रेनिंग मिली है। खबरें तो यहाँ तक आ रही कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने उनको ट्रेनिंग दी थी माँ बाप बेटे को। देखिए ऐसा है, उसको वो हीरो माना जाता है उस इंसिडेंट का। जो अहमद अहमद क्या नाम था उसका, वो भी मुस्लिम था, लेकिन ऐसे कितने मुस्लिम, बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली, और वास्ट मेजॉरिटी साइलेंट रहती है। बहुत अच्छे मुसलमान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हीरो है इस इंसिडेंट का, वो भी मुस्लिम है। बिल्कुल। लेकिन जो टेररिस्ट था, वो उसने किसी किसी ने वीडियो डाला है, 1 मिनट में 4 बार, वो सिंगल सिंगल बोल्ट थी ना गन, हम्म। टेलीस्कोपिक विजन था, तो 4 बार उसने काक किया, और वो ट्रेन आदमी ही कर सकता है। और इसीलिए लोग ये इस तरह का डाल रहे हैं कि इसको ट्रेनिंग दी गई है लश्कर की, या जिस भी जैसे कैंप में पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद जिसने भी दी है, लेकिन ट्रेन आदमी था वो, जो बाप बेटा थे। तो अब मैं बात कर रहा था जो रेडिकलाइजेशन की, एक तो ऑफलाइन में बता रहा मदरसा, ऑनलाइन जिस तरह डॉक्टर बने, बहुत सारे लोग और बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, क्योंकि आपका सोशल मीडिया की is bombarded by all these Pakistan led, ISI led, ISIS के, अल कायदा के, लश्कर के, जैश के, ये सारे जो हैं, इतना कुछ इन्होंने बम बनाने की टेक्निक, इन्होंने क्या क्या इसमें रेडिकलाइज। अब भारत में जरा सा इंसिडेंट होता है, उसको 10 गुना एम्पलीफाई करके दिखाते हैं। जैसे गोधरा में ट्रेन चलाई मुस्लिम्स ने, वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी को दिखाएंगे कि वहां कम्युनल राइट हुए और मुसलमानों पे अत्याचार हुआ। भाई शुरुआत कहाँ से? गोधरा से। वहां क्या हुआ था? वहां कोई जो सनातनी आ रहे थे राम मंदिर के दर्शन करके, उन्होंने तो कोई पत्थरबाजी आगजनी नहीं की, आपने उनकी डिब्बे को आग लगा दी। फिर तो भड़केगा ना वो समाज। वो रिएक्शन में जो हुआ था गुजरात में, वो नहीं दिखाते। तो ISI ये जानबूझ के दिखाती ताकि हिंदू मुस्लिम्स को हिंदुस्तान में लड़ाया जाए, तो हिंदुस्तान वैसे ही डूब गया। तो ये ISI की चाल है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए, जो
24/7 एंड 365 डेज मॉनिटर करते रहें कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या क्या ट्रेनिंग ले रहा है, किस किस चैनल को लगा रहा है, क्या वो टेलीग्राम को कर रहा है, क्या वो व्हाट्सएप को डाउनलोड कर रहा है, क्या वो एनक्रिप्टेड चैनल्स हैं उनको देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस पे एक्शन प्लान बनना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम, कंट्रोल सेल होना चाहिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल आपके यूपी में 70 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 70 डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में ये होना चाहिए टीम ऑफ ऑफिसर्स जो सारा सोशल मीडिया मॉनिटर करे कौन क्या देख रहा है। तब होती है सर्वेलेंस। आप कहां जा रहे हो, आपकी अच्छा डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए आपके जो जिस तरह चाइना ने आइरिस किया, आई का आपका सबका डाटा है, सबके फिंगरप्रिंट के डाटा है। आज वो समय आ गया भारत को ये करने की जरूरत, ताकि इनको नेल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि बहुत सारे जिन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की जरूरत है ताकि रेडिकलाइजेशन पर रोक लगे। लेकिन सर ये समझाइए कि एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी, पाकिस्तान के क्या उनकी साजिश थी उसका भी खुलासा हो गया, इसके आगे क्या? इस तरह की चार्जशीट फाइल करने से पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ेगा? जी ऐसा है कि चार्जशीट के बाद कोर्ट अपनी जजमेंट देगी, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से प्रेजेंट होता है वो जो आर्गुमेंट होगा लायर्स का, और एविडेंस पेश की जाएगी। उसके बाद अल्टीमेटली फाइनल जजमेंट देता है कोर्ट। जजमेंट देने के बाद फॉर एग्जांपल बाकी तो जो मर गया, जो 3 तो मर गए, जो अप्रूवर बना है, तो बाकी 2 को सजा मिलेगी, जो जिन्होंने पनाह दी थी, मैंने जिनका 2 का नाम लिया, उनको तो जो भी कोर्ट देती है कि उनको सजाए मौत देती है, उम्र कैद देती है, मुझे नहीं पता क्या देगी कोर्ट, वो जो भी सजा उनको वो सजा मिलेगी। बाकी इनका जो प्लानर था, जो साजिद जाट है, पाकिस्तान में है, वो तो यहाँ लाया नहीं जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ वारंट इशू होगा, और फिर वो हम डिमांड करेंगे पाकिस्तान से कि आप उसको हैंड ओवर करिए। हमारा एक लीगल बेसिस बन जाता है। उनको अगर चाहिए होगा तो हम उसकी डिटेल कोर्ट की जो है वो भेज सकते हैं, जो उसमें कोर्ट में एविडेंस दी है, तो उनको हम बाद में इंटरनेशनल प्रेशर ला सकते हैं कि ये जिस तरह, हालांकि पाकिस्तान रिस्पॉन्डिंग हो, तो आपने मुंबई अटैक में ऑलरेडी आपने किया है, बहुत सारे लोग वांटेड हैं उसमें, तो पाकिस्तान ने हैंड ओवर तो किए नहीं, लेकिन वो हमारी रहती है, हम इस केस में भी वो रखेंगे कि आप इनको हैंड ओवर करिए हमको। तो जहां भी मीटिंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, अच्छा उससे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, तो पाकिस्तान एक्सपोज भी होता है इंटरनेशनली कि हमारी अदालत से चार्जशीट होकर ये कन्विक्ट हुआ है, तो ये सारा वो होगा। तो इसका एक इतना ये बाकी जो जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था उन तीनों को तो मार दिया, जो 2 जिन्होंने हमारे यहाँ के लोगों ने मदद की उनको सजा मिल गई, जो पाकिस्तान में बैठा है अच्छा उसको बाकी दूसरे तरीके भी हैं, वो आप सुनी ही आए दिन की अननोन गनमैन भी ठोक जाते हैं, तो कोई अननोन गनमैन ठोक जाएगा। सर बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है ना, वहां पर भी तो अननोन गनमैन ने ही एक जिहादी को ठोका है जो कि घायल पड़ा हुआ है अस्पताल में, और वहां का जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर है मोहम्मद यूनुस, वो फरमा रहा है कि भारत उनको पकड़े, हमलावरों को, जैसे कि भारत ने करवाया हो। सर अपने घर को संभाल नहीं पा रहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और भारत पर आरोप कर देते हैं। अंजू जी, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम पकड़ेंगे, उनकी सॉइल पे ये इंसिडेंट हुआ, पहले तो इन्वेस्टिगेट करें उनकी टीम, वो जो है कि वो कैसे मरा, किसने मारा, कैसे मारा, हमें तो मालूम नहीं, ऊपर बताए ना उनकी उनका एफआईआर जो लगी है, वहां की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करे कि इसको मारा तो किसने मारा, कैसे मारा, क्या हथियार यूज हुआ, कहाँ से आया, वो बताएं सारा। उसके बाद पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर ऐसा कोई आदमी बांग्लादेश में है तो उनको पकड़ना है, अगर किसी और देश में है तो उनको एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करें, वो तो यही लीगल प्रोसीजर तो यही है। लेकिन अभी तो 2 दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले तो इंसिडेंट हुआ, कितने दिन पहले हुआ, तो अभी 2 दिन हाँ, तो पहले उसको साबित तो करें, इन्वेस्टिगेट तो करें। ऐसे
वो बांग्लादेश से जो मोहम्मद यूनुस मियां जो है, वो पहले दिन ही कहते जी हमको दे दीजिए। वो क्या हमारे मतलब उन वो कहेंगे और हमारे पास यहाँ बंदा बैठा हो, यहाँ से मारा दिल्ली से किसी ने क्या? तो आप पहले अपना तो संभालिए ना भाई। आपकी ग्राउंड पे हुआ है तो आप तो पहले उसका पता तो करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, प्रूव करिए, उसके बाद देखा जाएगा कौन किसने किया। तो अगर आपके बांग्लादेश में तो आपका फर्ज है उसको पकड़ना। अगर किसी देश में वो कहीं अमेरिका में रहता है तो अमेरिका से आप एक्स्ट्राडिशन करवाइए। जी बिल्कुल सर, लेकिन वो यही दिखाता है ना कि जो अननोन गनमैन का आपने ज़िक्र किया, उसका खौफ इस वक़्त मोहम्मद यूनुस को भी डरा रहा है, वो भी डरे बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब उनका नंबर लग जाए। लेकिन सर चलिए अब देखते हैं कि ये चार्जशीट फाइल हो गई, इसमें आगे और क्या-क्या खुलासे होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर आतंकवादी हमले में कहीं न कहीं पाकिस्तान के तार जुड़ जाते हैं और अगर सिडनी वाली घटना में सर पाकिस्तान के तार जुड़ने का लिंक मिल जाता है नेतन्याहू को, तो फिर तो इज़राइल कभी भी उनका नंबर लगा देगा पाकिस्तान का। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।